प्रोटीन्स आर हाई मोलर मास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हम प्रोटीन्स एक बायोमोलिक्यूल तीसरे नंबर पे हम स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन ऑलरेडी स्टडी हो चुके हैं। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड यहाँ पे क्या है? ये मोनोमर है आपका। दिस इज मोनोमर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमने डिफरेंट जगह मोनोमर्स के बारे में पढ़ा है, तो कौन सा कहाँ पे क्या है ये ध्यान रखिए। तो अल्फा एमिनो एसिड जो है मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। अगर हमारी बॉडी में हम प्रोटीन इनटेक करते हैं तो अल्टीमेट डाइजेशन प्रोडक्ट अल्फा एमिनो एसिड होता है। ऐसा नहीं है कि अल्फा एमिनो एसिड ही होते हैं, बीटा भी होते हैं, गामा भी होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर वाइटल केमिकल सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसकी मेन जरूरत है कि बॉडी में जितनी ग्रोथ होती है या मेंटेनेंस होती है वो सिर्फ प्रोटीन की वजह से होती है। जब हम यंग एज में होते हैं तो ग्रोथ होती है, और एक सर्टेन एज में जब ग्रोथ बंद होती है तो मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है, और उसके लिए प्रोटीन चाहिए। केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर में जैसे पीछे हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो इन्हें पॉलीएमाइड्स कहा जाता है। इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड है। तो प्रोटीन का अगर आप डाइजेशन करते हैं, जो भी एंजाइम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में मदद करता है, पेप्टाइड बनता है। पहले छोटी चेन बनती है पेप्टाइड, और पेप्टाइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अल्फा एमिनो एसिड होते क्या है? अल्फा एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है। 26 तरीके के अल्फा एमिनो एसिड आइसोलेट हो चुके हैं, जिनमें से हाइड्रोलाइज करके हम वेरियस प्रोटीन से मिलते हैं, हमें वेरियस प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से। लेकिन इनमें से 20 एमिनो एसिड हैं जो हमको हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह के प्रोटीन में 20 तरह के एमिनो एसिड हैं। बाकी जो 6 तरीके के हैं वो एक सर्टेन स्पेशल टिश्यूज में ही पाए जाते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज। इनके अंदर अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो एक तो एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, इसीलिए नाम पड़ा एमिनो एसिड। और ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्फा कार्बन एटम है, जिसकी एक वैलेंसी पे NH2 है, एक वैलेंसी पे COH है, एक पे कोई साइड चेन लगा लीजिए एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन में भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो सकता है, तो बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बनता है जैसे आपने कार्बन बनाया, और इसका स्ट्रक्चर आपसे बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने लगाया NH2 ग्रुप, यहाँ पे लगाया COH ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन एटम क्या होता है? अल्फा। अल्फा के बाकी दोनों वैलेंसीज पे अगर H है तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का ये आपका सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा है तो ये ग्लाइसिन। जरूरी नहीं है कि ये अल्फा पोजीशन पे ही आपका हो NH2, ये बीटा पे भी हो सकता है। अगर बीटा कार्बन एटम है, गामा पे भी हो सकता है। तो गामा, अल्फा, बीटा तीनों तरह के एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्लाइसिन का ये एक कॉमन नेम अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड आप कह सकते हैं इसको। अल्फा पे एमिनो है और CH3COH आप कह ही रहे हैं। और इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं, 2 एमिनो इथेनॉइक एसिड। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो IUPAC नेम भी आ जाएगा। दोनों नाम यहाँ पे बता दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। जो अल्फा एमिनो एसिड विच कंटेन 1 NH2 एंड 1 COH ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड। इसमें ग्लाइसिन उसका एग्जांपल आपने देख ही लिया। एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे क्योंकि एसिड और बेस एक ही उसमें ये मौजूद है ग्रुप्स आपके। तो ये अगर एक NH2 है और एक COH है, 1 NH2 एंड 1 COH ग्रुप, तो आप इसे कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। एग्जाम्पल ये सारे हैं, आपने ये ग्लाइसिन यहाँ पे देख लिया है। दोज अल्फा एमिनो एसिड विच कंटेन 2 COH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप आर एसिडिक इन नेचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे ये दिखा रखा है, ग्लूटामिक एसिड। तो आप देख सकते हैं 2 COH ग्रुप आपको दिख रहे हैं और एक NH2 ग्रुप दिख रहा है। तो एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो इसीलिए ये एसिडिक एमिनो एसिड हो गए। और दूसरे बेसिक होते हैं। बेसिक के अंदर आप कह सकते हैं 2 NH2 ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, और एक COH ग्रुप है। ऐसे ही यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप, यहाँ पे 3 हो गए, बल्कि 4 हो गए, ये कह सकते हैं।
तो डोनेटिंग ग्रुप ये सेकेंडरी वाले हैं, ये प्राइमरी वाले हैं। और यहाँ पे भी एक NH2 ग्रुप है और यहाँ पे NH, और ये आप टर्शरी भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों तरह के एमिनो एसिड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक और बेसिक। आपको कम से कम एक एक एग्जाम्पल सबका आना चाहिए। तो इसका ग्लाइसिन याद कर लीजिए, इसका एस्पार्टिक एसिड याद कर लीजिए, एसिडिक का, और बेसिक में लाइसिन याद कर लीजिए। तो ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। मैंने जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थे वो दिखा दिए, स्ट्रक्चर्स बनाने को नहीं आएंगे, बस आपको उनके मतलब पता होने चाहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। So out of 20 amino acid required for protein synthesis, human body can synthesize only 10. 10 एमिनो एसिड हमारी बॉडी में बनते हैं 20 में से। तो these 10 amino acid which can synthesize, which body can synthesize, तो इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो आपके लिए नॉन इसेंशियल हैं, क्योंकि वो आपको डाइट में लेने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड या इस नाम से आप इन्हें बता सकते हैं, क्योंकि बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बॉडी को क्या चाहिए, जो रिमेनिंग 10 है, जो हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज, इन्हें इसेंशियल कहते हैं। और ये इनडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड है। तो these essential amino acid are required for growth, of the body, and the deficiency causes a disease called Kwashiorkor. तो ये डिजीज है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। मैरामस एंड क्वाशियरकर, ये दो नाम हैं जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस में सुनने को मिलेंगे। अब आखिर ऐसे कौन से इसेंशियल एमिनो एसिड हैं जो आपसे एग्जाम्पल्स में पूछे जा सकते हैं। आपको जो नाम याद हो पाए उसको याद कर लीजिएगा, कम से कम दो। समझ गए, एक वेलाइन याद कर लीजिए और बाकी फिनाइल एलानाइन, ये दो याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो एक वेलाइन नाम याद कर लीजिए। अब अगर आपसे कहें जी इसेंशियल तो ठीक है, नॉन इसेंशियल कौन से होंगे, तो एक नाम याद रखिएगा, यहाँ पे आपने ग्लाइसिन पढ़ा था। तो ग्लाइसिन जो है वो आप यहाँ पे इसमें एक याद कर सकते हैं। तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल के एक एक एग्जाम्पल कम से कम आपको आने चाहिए, पहचानने को तो नहीं आएंगे, बट आपसे एमसीक्यूज कई बार मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड जो है वो इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल। इसके बाद कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। देखिए प्रोटीन ऐसे हैं जो सारे इसेंशियल एमिनो एसिड आपको एक ही जगह मिल जाए, और वो भी राइट प्रोपोर्शन में ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, उनको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। ये ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये कंप्लीट प्रोटीन है। जो इसका इनटेक कर रहे हैं उनके अंदर हर तरह का इसेंशियल एमिनो एसिड खा रहे हैं, क्योंकि जानवर के अंदर कहीं ना कहीं से वो इकट्ठा होता है और उसके बाई प्रोडक्ट में या उसका जो बॉडी मीट है उसको आप खाने से कंप्लीट प्रोटीन एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन जो डेफिशिएंट होते हैं वो जनरली एसेंशियल एमिनो एसिड में, उनको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कहते हैं, और जनरली ये प्लांट बेस्ड होते हैं। तो प्लांट बेस्ड हमेशा इनकम्प्लीट होंगे। जो राइस, कॉर्न, व्हीट, ये सब आपके डेफिशिएंट होते हैं लाइसिन में। राइस ऑल्सो लैक्स थियोनाइन एंड कॉर्न लैक्स ट्रिप्टोफान। तो ये कुछ इसेंशियल आपके प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पे, सॉरी एमिनो एसिड्स हैं इसेंशियल, जो यहाँ पे नहीं मिलते, तो कंप्लीट प्रोटीन डाइट नहीं मिलती। इसीलिए कॉम्बिनेशंस खाए जाते हैं। खिचड़ी जो कंसेप्ट बनाया गया वो वहाँ पे दाल के अंदर जो प्रोटीन मिल रहे हैं प्लस राइस के अंदर मिल रहे हैं, वो मिला के कॉम्बिनेशन पूरी बन गई। तो ये जो प्रोटीन है ये आपका एक कॉम्बिनेशंस में आप एक्वायर कर सकते हैं, इसीलिए कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोटीन दे सकते हैं, और ये डाइट के थ्रू प्लान आप कर सकते हैं। जो कॉमन जो खिचड़ी का कंसेप्ट है या दाल चावल का कंसेप्ट है, ये आपका कंप्लीट आपको प्रोटीन देता है। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एमिनो एसिड्स आपके कलरलेस नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कलरलेस नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलाइन। तो कुछ प्रॉपर्टी ये हो गई, डिकम्पोज हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, एक तो NH2 ग्रुप बना सकता है और एक COH ग्रुप बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्युबल हो सकते हैं या सॉल्युबल होते हैं। और इनका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो उसका हाई डाइपोल मोमेंट रहेगा, दोनों ग्रुप पोलर हैं। एमिनो एसिड के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ज्विटर आयन, यहाँ पे समझ लीजिए कैसे बनता है। तो ज्विटर आयन के अंदर यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन पे आपका जाके रुक जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है
ये ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ ये से डोनेट करके एक्वायर कर लेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। जब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आप ज्यूटर आयन कहिए, डाइपोलर आयन कहिए या इंटरनल सॉल्ट कहिए। तो ये ए मतलब अल्फा, द अल्फा कार्बन एटम ऑफ एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज किराल। ये ध्यान रखना, ये कार्बन एटम जनरली किराल होता है, मतलब यहाँ पे चारों वैलेंसी पे अलग अलग चीजें होती हैं। ग्लाइसिन में नहीं है, यहाँ पे भी H होता है, इसीलिए वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि चारों वैलेंसी पे एक चीज नहीं होती। अगर यहाँ पे दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं एमिनो एसिड में, ये समझिएगा दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस कौन से हैं। दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे जैसे कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर आप लगा दीजिए जैसे H, यहाँ पे लगा दीजिए OH, और यहाँ पे लगा दीजिए CH2OH, और यहाँ पे लगा दीजिए कोई भी आगे फर्दर। तो ये जो कार्बन एटम होता है नीचे इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड कार्बन एटम, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर H इस तरफ है और OH इस तरफ है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, स्मॉल डी ऑप्टिकली एक्टिव में यूज किया जाता है, यानी कि डेक्स्ट्रो के लिए। ये कैपिटल डी डेक्स्ट्रो नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन है कि H इधर है, OH इधर है। और अगर आप L लिखते हैं तो उल्टा कर दीजिए, OH यहाँ कर दीजिए, H यहाँ कर दीजिए, तो वो L फॉर्म होती है। तो ये नेचर में जितने भी होते हैं एमिनो एसिड वो L सीरीज के होते हैं, जो नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल आप जैसे मर्जी बना लीजिए। प्रोटीन कंटेन्स L एमिनो एसिड इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन शुगर जितनी आपको मिलेंगी वो सारी की सारी D सीरीज की होती हैं। तो D का मतलब H इधर है, OH इधर है, और अगर L सीरीज की बात की जाए चाहे एमिनो एसिड में चाहे शुगर में, इसका मतलब OH इधर है, H इधर है, वो भी सेकंड कार्बन एटम पे आपको देखना है। तो ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि L सीरीज के आपके होते हैं एमिनो एसिड्स और D सीरीज के होती हैं आपके लिए शुगर्स, जो ये कार्बोहाइड्रेट में आप आगे पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। देखिए, pH at which no net migration of alpha amino acid occur under the influence of applied current is called isoelectric point। अब इस बात को समझिए, इस बात का मतलब क्या है। मैंने आपको पीछे बताया कि एमिनो एसिड जो है उसके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप है, तो वो ज्विटर आयन के तौर पे एग्जिस्ट करता है, और ज्विटर आयन जो है उसको आप डिफरेंट मीडियम्स में रखेंगे तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये समझिए। अब देखिए, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, इसको एंकर मान लीजिए आप, और यहाँ से आपने इसके अंदर एसिडिक मीडियम रखा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, समझिए इस बात को। यहाँ पे मैं OH हटा रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं लगा रहा, मैं बैकवर्ड रिएक्शन इस तरफ चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, H पॉजिटिव इस सेंटर पे अटैक करेगा, अगर मैं यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ तो H पॉजिटिव ने यहाँ अटैक किया, ये क्या बन गया, तो एसिडिक मीडियम के अंदर आप कह सकते हैं कि ज्विटर आयन को आपने एसिडिक मीडियम में रखा तो ये कैटाइन की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। ये कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि प्रोटीन का ज्विटर आयन एसिडिक मीडियम के अंदर कैटाइन की तरह एग्जिस्ट करता है, और यही ज्विटर आयन जब आप बेसिक मीडियम के अंदर रख देते हो, इसको काट देते हैं, उल्टा नहीं चल रहे, इस तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहाँ अटैक करेगा, OH नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर पे आपका अटैक करेगा। पॉजिटिव सेंटर से क्या लेगा, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव लेके क्या बना देगा, वाटर। तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NH2 में वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनाइन की तरह, और ये कहाँ पे माइग्रेट होगा, एनोड की तरफ। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम pH ग्रेटर देन 7 में रख रहे हैं तो ये एनाइन की तरह माइग्रेट कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड पे जा रहा है, और जब हम pH लेस देन 7 रख रहे हैं तो ये आपका कैटाइन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बीच में एक ऐसा pH हो सकता है, क्या एक इंटरमीडिएट pH ऐसा हो सकता है जब दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करें, एक भी इसमें से डिस्ट्रॉय ना हो, तो वो pH जो कहलाता है वो कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मैंने पूरी थ्योरी आपको समझा दी है कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट,
द पॉइंट एट विच द पीएच एट विच ये दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, ना तो ये एनोड पे जा रहा है ना ये कैथोड पे जा रहा है, जिस पीएच पे ऐसा होगा उस पीएच का नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड की लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है, ये चीज ध्यान में रखें कि लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर, हेंस इट्स property has been used for separation of different amino acid obtained in the hydrolysis of protein। तो इस प्रॉपर्टी से हम डिफरेंट एमिनो एसिड्स को सेपरेट कर लेते हैं। एक टेस्ट है कैसे पहचाने एमिनो एसिड क्या होता है, मतलब कैसे इसका टेस्ट केमिकल हम देखें। तो अल्फा एमिनो एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद निनहाइड्रिन, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नाम याद रखो, निनहाइड्रिन की प्रेजेंस में क्या कलरेशन मिलती है, पर्पल कलरेशन। बस निनहाइड्रिन टेस्ट इसका याद रखिएगा, एक ही टेस्ट है, आज तक पूछा नहीं गया है, बट ये टेस्ट होता है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड निनहाइड्रिन टेस्ट एंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स में देखिए ग्लाइसिन जो है ये कंबाइन करता है, दो एमिनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं, ग्लाइसिन एलेनाइन से कंबाइन कर रहा है, COH ग्रुप और NH2 ग्रुप, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, HOH निकल जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो CONH बॉन्ड है इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या पेप्टाइड लिंकेज। तो हमने पीछे पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड में दो न्यूक्लियोटाइड्स को कौन जोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। प्रोटीन के अंदर दो एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड को कौन जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन से बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें देखें तो एक COH कार्बन टर्मिनल एंड है, एक नाइट्रोजन टर्मिनल एंड है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं भाई, ये क्या बन गया, दिस इज डाइपेप्टाइड। ये जो कंपाउंड आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है दो एमिनो एसिड को जोड़ के क्या बना, डाइपेप्टाइड। तीन जोड़ते हैं ट्राइपेप्टाइड, 10 से ज्यादा जुड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड द पॉलीएमाइड। तो मैंने शुरू में आपको बताया था ना एक नाम, ध्यान करिए, पॉलीएमाइड। आपको यहाँ पे मोनोमर भी बताए थे मैंने, ये रहा पॉलीएमाइड्स। तो पॉलीएमाइड्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ alpha amino acid are joined together by peptide bond, the polyamide thus formed is called पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं और पेप्टाइड्स क्या होते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये सब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। It is clear from the above structure that each of the polypeptide chain has free amino group at one end and free carboxylic group at the other end। तो दो एंड ग्रुप्स हैं, जैसे NH2 ग्रुप जो फ्री एंड होगा यहाँ पे ये देखिए हर उस पे, तो उसको नाइट्रोजन टर्मिनल रेजिड्यू या एंड कहेंगे, और दूसरा यहाँ पे एक एंड फ्री होगा COH, उसको कार्बन टर्मिनल एंड कहा जाएगा। तो ये मैंने बता ही दिया, 2 से 10 जब जुड़ते हैं तो ओलिगोपेप्टाइड्स कहलाते हैं, 10 से ज्यादा ऊपर जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड को क्लासिफाई करें तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारे आपके आ जाएंगे। अब पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन। अगर आपने कई बार कैलकुलेशन की होगी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन निकालिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में या कहीं पे, तो थाउजेंड्स में आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा है कि कम से 100 से ऊपर एमिनो एसिड आपके जुड़ते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है, यानी कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन वहां पे जुड़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फाइब्रस और आपके दूसरे प्रोटीन जो हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब जितने भी हमारे जैसे मसल्स हैं, मसल्स में फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स साइड बाय साइड आपस में पड़े होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपके जुड़े होते हैं। इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो फाइबर जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं लेकिन मूव करके नहीं आ सकते, मसल्स हैं तभी अपनी जगह पे मेंटेन्ड है। तो insoluble in water, therefore proteins are stable to moderate changes of temperature and pressure। अगर बुखार आता है तो मसल वीक हो जाते हैं, टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए तो स्टिफ हो जाते हैं, ऐसी पीएच के साथ है। पीएच की प्रेजेंस में भी अगर आप देखोगे तो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाते हैं। आप अपनी फिंगर को किसी एसिड में डिप करके देख लो, प्रोटीन खराब हो जाएगा उस जगह का। फाइब्रस प्रोटीन सर्व एज द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन।
तो ग्लोबुलर प्रोटीन में ग्लोब्यूल्स होते हैं, और ग्लोब्यूल्स का मतलब है यहाँ पे जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, लिक्विड पार्ट जो है वो सारा का सारा जो है वो ग्लोबुलर पार्ट में आता है, और वहां पे ये टेम्परेचर के साथ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। उसके बारे में अभी बात करते हैं क्वेश्चंस में। तो दूसरे प्रोटीन जो इसके साथ कंपेयर किए जाते हैं वो ग्लोबुलर हैं, और ग्लोबुलर के अंदर आप एंजाइम्स का नाम लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे हार्मोन्स का नाम लिख सकते हैं। अब जैसे आपको बुखार चढ़ता है तो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी के। जब डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉय होंगे तो भूख कम हो जाएगी, अटेंटिवनेस कम हो जाएगी, दिमाग कम चलेगा, क्योंकि सारी हार्मोनल एक्टिविटी आपकी यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो ये सारी एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में सबसे बड़ा अंतर है, ये लिक्विड प्रोटीन है और ये आपके मसल फाइबर्स होते हैं। और दूसरा इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं।